हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 20 दिसंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे जो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है टैक्स एचएफएसएस फूड व्यू इट एज अ पब्लिक हेल्थ इम्पेरेटिव। इसमें हम हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड के बारे में बात करेंगे। इससे होने वाली जो पब्लिक हेल्थ रिस्क है उसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे और इसके कंजम्पशन को डील करने के लिए किस तरीके से टैक्सेशन लगाया जा सकता है इसके बारे में चर्चा की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट से। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो इंडियन एक्सप्रेस से है और ये आर्टिकल है ब्रीच एंड स्टेन। ये आर्टिकल 141 एमपी को सस्पेंड करने के ऊपर आया हुआ है। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपकी मेंस के पर्सपेक्टिव से। हमारा लास्ट आर्टिकल है न्यू लेसन्स न्यू क्वेश्चंस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। बेसिकली जो आर्टिकल है वो एजुकेशन के एनरोलमेंट डेटा के ऊपर आया है और कोविड के बाद जो एनरोलमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ना। जनरल परसेप्शन के हिसाब से कोविड के बाद एनरोलमेंट कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एएससीआर का डेटा के बारे में हम चर्चा करेंगे। एएससीआर है क्या, ये डेटा कौन रिलीज़ करता है, ये सारी चीज़ें प्री में पूछी जा सकती है, इसे भी कवर किया जाएगा। तीनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है टैक्स एचएफएसएस फूड व्यू इट एज अ पब्लिक हेल्थ इम्पेरेटिव। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मीन्स के पर्सपेक्टिव से, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी ठीक ठाक इम्पॉर्टेंट है। कुछ लाइन्स है जो आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती है, वो चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। बेसिकली जो आर्टिकल है वो किसके ऊपर आया है, हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड्स के ऊपर आया है और इसके बढ़ते हुए कंजम्पशन के ऊपर आया है। चूँकि इसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसके कारण मेजर हेल्थ रिस्क जो है बढ़ चुकी है। क्या हेल्थ रिस्क बढ़ी है? अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं तो डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप जो है बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं तो हाइपरटेंशन वाले इश्यूज़ आ सकते हैं, हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और साथ में ओबेसिटी वाला इशू तो है ही। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है इससे डील करने के लिए आर्टिकल क्या कह रहा है, हमें टैक्सेशन का यूज़ करना चाहिए हाई फैट शुगर सॉल्ट के कंजम्पशन को कम करने के लिए। बेसिकली इस आर्टिकल में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है, जो कि 2019 में पब्लिश हुई थी, कि 70% ऑफ ऑल ओवरवेट एंड ओबीस पीपल लिव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो पहले जो है जनरल परसेप्शन ये है कि ओबेसिटी और ओवरवेट वाली जो भी इश्यूज़ हैं वो गरीब लोगों को नहीं होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर देखें इस रिपोर्ट के हिसाब से तो 70% ओवरवेट और ओबीस पीपल कहाँ हैं, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हैं और इवन 55% ऑफ रूरल पीपल को ये इश्यूज़ हैं। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अर्बन लोगों को ही ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब जो पैकेजिंग फूड्स खा रहे हैं वो रूरल के लोग भी खा रहे हैं और अर्बन के लोग भी खा रहे हैं। और अगर आप देखें ओवरऑल तो 55% जो लोग हैं जिन्हें ओबेसिटीज़ जैसे इश्यूज़ हैं वो कहाँ पर हैं, रूरल एरिया में रिसाइड करते हैं। तो जो हमारा एक परसेप्शन था कि ये सारी जो प्रॉब्लम है वो रिच लोगों की है, ये परसेप्शन पूरा का पूरा यहाँ पर गलत साबित होता दिख रहा है इस रिपोर्ट के हिसाब से। अगर हम बात करें इंडिया की तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ बर्डन इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 38% था 1990 में, अब 65% जो है हो चुका है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का बर्डन। ठीक है, अगर हम बात करें कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के कारण जो होने वाली डेथ है उसमें नंबर 1 पे इंडिया है अभी। ठीक है, डायबिटीज़ की बात करें नंबर 2 पे इंडिया है अभी। ठीक है, तो इंडिया अगर देखें तो बहुत तेज़ी से इन बीमारियों में नंबर्स टॉप पे आता जा रहा है। और अगर हम लोगों ने इसके कंजम्पशन को कम नहीं किया तो इंडिया जो है टॉप पे आ रहा है, अब धीरे धीरे पहुंच भी जाएगा, है ना। और इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बेसिकली जो इकॉनमी है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।
जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों की प्रोडक्टिविटी, इकॉनमी ग्रोथ और एक्सपेंडिचर बढ़ने के कारण ओवरऑल जीडीपी का भी बहुत सारा नुकसान होगा, लोगों की हेल्थ का भी नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम बेसिकली इस आर्टिकल में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि जो कंजम्पशन है वो किस तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड सेक्टर की बात करें तो उसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 13.4% के आसपास रही है पिछले 10 सालों में, 2011 से 2021 के बीच में। मतलब अल्ट्रा प्रोसेस फूड सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर इन 2022 द कंट्री हैज़ सीन अलार्मिंग सर्ज इन कंजम्पशन ऑफ HFSS फूड। अगर आप देखें तो इंडिया जो है शुगर का क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है 2022 के डेटा के हिसाब से। और इसी साल में अगर आप देखें तो HFSS फूड का कंजम्पशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लगभग 50 से 60% एडिबल शुगर, सॉल्ट एंड फैट जो प्रोड्यूस होता है इंडिया में, वो कहाँ पर जा रहा है, कौन उसे यूज़ कर रहा है, प्रोसेस फूड इंडस्ट्री यूज़ कर रही है। सेल्स ऑफ स्नैक एंड सॉफ्ट ड्रिंक हैव ट्रिपल्ड ओवर पास्ट डिकेड। जो सॉफ्ट ड्रिंक हैं और स्नैक्स हैं, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब जो आप पेप्सी और कोका कोला वगैरह पीते हैं, और जो बिस्किट्स आप खा रहे हैं, लेस, कुरकुरे, ये सारी चीज़ों का जो सेल्स है वो ट्रिपल हो चुकी है पिछले डिकेड में, है ना, लास्ट 10 सालों में। और उसका अगर आप सेल्स देखें तो कितना बिलिंग हो चुकी है उसकी, $30 बिलियन से भी अधिक हो चुकी है, जो कि एक डरावने संकेत हैं किसके लिए, इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों की हेल्थ के लिए, क्योंकि हम इतना ज़्यादा अर्बन प्रोसेस फूड क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ये जो डाइटरी हैबिट है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स शो कर रही है। इससे जो है हमारी हेल्थ रिस्क तो मतलब बढ़ ही रही है, पर इससे इकॉनमी और प्रोडक्टिविटी दोनों को बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, है ना। अगर आप बीमार ज़्यादा पड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी और ओवरऑल इकॉनमी ग्रोथ को नुकसान होगा। तो हमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है ताकि इसके कंजम्पशन को कम किया जा सके। इसमें जो है आर्टिकल में टैक्सेशन को एज अ सॉल्यूशन बताया जा रहा है। और क्या तरीके हैं जिससे आप कम कर सकते हैं, ये कर समझ लेते हैं। जैसे कि ईट राइट मूवमेंट है, जो कि सरकार के द्वारा शुरू किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा शुरू किया, कि हमें बेहतर और न्यूट्रिशनल फूड खाने की ज़रूरत है। इसी में मिलेट का भी जो है प्रमोशन किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट खाएं ताकि डायबिटीज़ जैसे इश्यूज से डील किया जा सके। तो ईट राइट मूवमेंट हो गया। उसके अलावा अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है लोगों में। इसके अलावा आप जो है क्या कर सकते हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं FSSAI ने उसमें जो है क्या करके रखा है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बना के रखा है कि आपको सारी चीज़ों के कंटेंट लिखने होंगे कि शुगर कितना है। और उसके अलावा अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है लोगों के बीच में कि जो फूड वो खा रहे हैं उससे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया है वो क्या है, टैक्सेशन करने का। टैक्सेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी इफेक्टिव टूल्स टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ दिस प्रोडक्ट एज मोस्ट कंज्यूमर आर प्राइस रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स दैम। ठीक है, चूँकि ये रूरल एरिया में है ना, रूरल एरिया में ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं 55%, तो प्राइस रिस्पॉन्सिव तो होंगे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच तो नहीं होते हैं रूरल के लोग। तो यहाँ पर अगर हम टैक्स लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। किसकी, जो आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं वो पहले 10 की आ रही थी अब 20 की आएगी, तो हो सकता है कि आप लोग वो कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दें या फिर कम कर दें। तो कॉस्ट रिस्पॉन्सिव ज़रूर होते हैं लोग, है ना। इन सारी चीज़ों में, इसके कंजम्पशन में अगर हम टैक्सेशन लगा देते हैं तो इसका जो कंजम्पशन है उसके कम होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा क्या होगी, बढ़ जाएगी। वाइल द टैक्सेशन ऑन शुगर स्वीटन बेवरेजेस इज़ फार मोर वाइड एंड यूज्ड इन मोर देन 60 कंट्रीज, टैक्सेशन ऑन HFSS फूड इज़ लेस कॉमन ऑल्दो रैपिडली इंक्रीजिंग। जो बेवरेजेस हैं मतलब कोल्ड ड्रिंक है उन पे टैक्सेशन तो बहुत समय से लगाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे जैसे कि चिप्स हो गए और हमारे स्नैक्स हो गए उन पे इतना ज़्यादा टैक्सेशन नहीं लगाया जाता है। आज भी पार्ले जी 5 रुपये का ही मिल रहा है, 5 रुपये 6 रुपये, उसमें उतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है,
इसमें भी टैक्सेशन लगाने की ज़रूरत है। बहुत सारी कंट्रीज़ लगा रही हैं और हमें भी इस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, इंडिया में केवल केरला ऐसा है जिसने फैट टैक्स इंट्रोड्यूस किया था 2016 में, लेकिन वो जीएसटी में सबस्यूम हो गया। बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी इस तरीके के टैक्स लगा रही है, सॉल्ट टैक्स, जंक फूड टैक्स, इस तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। इंडिया में केवल केरला है, ये प्री के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंडिया में सिर्फ केरला ऐसा स्टेट है जहाँ पर फैट टैक्स या फिर शुगर टैक्स लगाया गया था। अब बात करते हैं केस फॉर हाई एचएफएसएस टैक्स। बेसिकली इकॉनमी में जब आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं तो उसके सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं जिसे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहा जाता है, और सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं जिसे नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहा जाता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या रहेंगे इसके? जीडीपी बढ़ रही है, किसानों को भी फ़ायदा हो रहा है। फॉर एग्जांपल लेज़ में आलू जो है किसान से डायरेक्ट ख़रीद रहे हैं जितने भी लेज़ कंपनी वाले हैं, तो इससे किसानों को बेहतर फ़ायदा मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाएंगे। लोगों के लिए क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है? खाओ मस्त और काम करो, है ना। कुछ भी पैकेज फूड खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, चिल कर लिया, हो गया। ठीक है, आज नहीं खाएंगे कुछ और, तो खाने की जगह लोग जो है इसको खा के अपना काम चला रहे हैं। टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है ना। टू बी ऑनेस्ट टेस्ट अच्छा होता है, इसलिए लोग खा रहे हैं, इतना न्यूट्रिशनल ना होने के बावजूद भी और इससे होने वाली हेल्थ रिस्क के बाद भी। तो ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, इसकी सोसाइटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है? इससे जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ने से क्या होगा? आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आप ऑफिस नहीं जा पाओगे, आपकी इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होगी तो और साथ में आप बीमार होने का खर्चा अलग, आपका जो ओवरऑल सेविंग्स है वो कम हो जाएगी। आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो इकॉनमी ग्रोथ नहीं होगी। तो जितना यहाँ फ़ायदा ग्रोथ का हो रहा था, यहाँ नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सरकार को भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सरकार जो है कई सारी, है ना, हेल्थ इंश्योरेंस लेके आ रहे हैं कि लोगों का खर्चा बचाया जाए, लेकिन वो भी नहीं बचेगा। सरकार को और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि है ना इन सारी चीज़ों में बीमार हो गए तो सरकार का ही पैसा लग रहा है। जितना टैक्स वो यहाँ से ले नहीं पा रहे हैं उतना टैक्स उनको यहाँ पर वेलफेयर में देना पड़ रहा है। तो ओवरऑल जो है कुछ ज़्यादा प्रॉफिट इससे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उल्टा लोगों का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, हेल्थ रिस्क बढ़ रही है। इंडिया की अगर आप देखें जो ह्यूमन रिसोर्स है वो, उनकी प्रोडक्टिविटी डिटोरिएट हो रही है लॉन्ग टर्म में। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसलिए ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ के कारण क्या किया जाना चाहिए? टैक्सेशन लगाने की ज़रूरत है, ताकि जो इसका कंजम्पशन है इसको क्या किया जा सके? कम किया जा सके। ठीक है, और इसमें एक बहुत बड़ा रीज़न इसके कंजम्पशन का ये भी है कि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है बहुत एग्रेसिवली होती है। इन सारी चीज़ों को भी हम टैक्सेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं? डील कर सकते हैं, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे भी हो, लेकिन अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी तो वो आपको ये नहीं बोल सकते कि अरे 500 रुपये का हो गया है लेस का पैकेट, अब आप ख़रीद लीजिए, ये टेस्ट वो टेस्ट, शाहरुख खान आ जाए, कोई भी आ जाए। 10 रुपये का चीज़ अगर 20 रुपये 30 रुपये की हो जाती है सडनली, तो बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी टैक्सेशन के थ्रू डील किया जा सकता है। HFSS टैक्सेशन नीड नॉट बी viewed as a means for raising revenue but should be seen as a fiscal tool to incentivize industry to reformulate the product more in favor of healthier alternative and for people to reorganize their food consumption basket in favor of healthier diet। जो HFSS फूड है उसमें हमें टैक्सेशन को लगाना तो है ही, लेकिन इसे इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि ये रेवेन्यू इकट्ठा करने का कोई तरीका है, बल्कि हमें इस तरीके से टैक्सेशन लगाने की ज़रूरत है कि जो कंपनीज़ हैं वो अपना जो भी आप बेवरेजेस बना रहे हैं उसमें शुगर कंटेंट इतना कम रखें कि जो टैक्सेशन हो वो बहुत कम हो। ठीक है, तो सरकार को क्या करने की ज़रूरत है? न्यूट्रिशन के हिसाब से टैक्सेशन लगाने की ज़रूरत है। अगर शुगर कंटेंट मान लीजिए 5 ग्राम है या 10 ग्राम है तो उसके हिसाब से इनको टैक्स स्लैब बनाने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए हाई कंसंट्रेशन है तो 28%, और अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल फूड है तो उसमें 0% टैक्स लगाने की ज़रूरत है, जीएसटी का। अगर इस तरीके से सरकार टैक्स लगाती है तो जो कंपनीज़ होगी वो क्या करेंगी? वो जो भी चीज़ें बना रही होगी उसमें HFSS का जो कंटेंट होगा वो ऑटोमेटिकली वो कम करना चाहेंगे, क्योंकि इसमें टैक्स जो है कम लग रहा है, और टैक्स कम लगेगा तो इसकी कॉस्ट कम होगी, और इसकी कॉस्ट कम होगी तो ये प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो हम टैक्स लगा रहे हैं उससे हम क्या कर रहे हैं? जो कंपनीज़ है उनके प्रोडक्ट को
और न्यूट्रिशनल बनाने पे फोर्स कर रहे हैं उनको, ताकि वो प्रॉफिट के लिए ही सही लेकिन अपने जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो उसमें जो न्यूट्रिशन कंटेंट है उसको ज़्यादा बढ़ाएं, या फिर जो शुगर है, सॉल्ट है, उसके कंटेंट को कम करें ताकि लोगों की हेल्थ को हार्म ना हो। साथ ही में जब टैक्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लोगों को भी लगेगा कि भाई इतना महंगा जहर खाने से बेहतर है कि ना खाएं। ठीक है, तो लोग भी अपनी जो चॉइसेस हैं वो क्या करेंगे, रीफॉर्मुलेट करेंगे और उस तरीके से जो न्यूट्रिशनल डाइट है उनकी वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टैक्सेशन लगाने की ज़रूरत है। अगर आप देखें जीएसटी सिस्टम में, तो जीएसटी सिस्टम काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है ना। इसमें जो अभी सिस्टम चल रहा है उसमें यूनिफॉर्मली टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्मली टैक्स मतलब जो अच्छी हेल्दी ड्रिंक है वो भी उसमें भी 12% टैक्स लग रहा है, और जो बहुत हाई शुगर कंटेंट वाली ड्रिंक है उसमें भी 12% जो है टैक्स लग रहा है। तो इन कंसिस्टेंसी को हटा करके हमें इस तरीके से टैक्स लगाना है कि जो न्यूट्रिशनल चीज़ है उस पर 0% टैक्स लगे, और जो बहुत ज़्यादा हाई शुगर कंटेंट वाली उस पर 28% टैक्स लगे। अगर हम इस तरीके से इफ़ेक्टिवली टैक्स को डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग क्या प्रमोट करेंगे, हेल्दियर फूड को प्रमोट करेंगे। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन लिटरेसी है, इफ़ेक्टिव फूड लेवलिंग है, अगर ये सारी चीज़ें मिक्स करके अगर सरकार जो है टैक्सेशन भी लगाती है तो हम बेहतर जो है सिस्टम बनाएंगे, जो लोगों की आदतें हैं वो सुधारेंगे, जो वो डाइट खा रहे हैं वो सुधारी जा सकेगी, ताकि जो पब्लिक हेल्थ है उससे जो होने वाली रिस्क है उसको कम किया जा सके और ओवरऑल लोगों की हेल्थ को बेहतर किया जा सके। ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रीच एंड स्टेन। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2 पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं वो आपको प्री में भी पूछे जा सकते हैं। बेसिकली हुआ क्या है, जो अभी विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें टोटल 141 अपोजिशन MPs को सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अनप्रेसिडेंटेड है, काफ़ी आश्चर्यजनक बात है। एक साथ इतने बड़े नंबर में पहले कभी भी MPs को सस्पेंड नहीं किया गया था इंडिया की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में। अगर देखा जाए तो 92 MPs थे लोकसभा के जिन्हें एक बार में सस्पेंड कर दिया गया। कुछ ऐसे MPs हैं जिन्हें पूरे सेशन भर के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बेसिकली इसी के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है। अभी हम विंटर सेशन की बात कर रहे हैं तो सेशन के बारे में बात कर लेते हैं। पार्लियामेंट्री सेशंस में होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। डिबेट होता है, डेलिब्रेशन होता है, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं उसे डिस्कस किया जाता है। जो एग्जीक्यूटिव होती है उसे अकाउंटेबल करने के लिए ये सेशन रखे जाते हैं। ठीक है, जितने भी अपोजिशन के MPs होंगे वो सवाल पूछेंगे, जो मिनिस्टर्स होंगे, गवर्नमेंट होंगे, वो उसका जवाब देंगे। इसके अलावा लॉ बनाया जाता है। टोटल 3 सेशंस होते हैं इंडिया में। पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन और तीसरा है विंटर सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली इन सारे सेशंस के बारे में नहीं लिखा गया है, इसे याद रखना है। ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि 3 सेशन होना चाहिए, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में इन सेशंस का नाम लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है ये समझ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको ये पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच का गैप 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर आपने एक सेशन जनवरी में शुरू किया और ख़त्म फरवरी में किया तो अगला सेशन जो है आपका कब होना चाहिए, अगस्त में। समझ में आया? उससे अगला सेशन कब होगा, फिर जनवरी में। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक साल में कितने मिनिमम सेशन हो सकते हैं, 2 मिनिमम सेशन हो सकते हैं। अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो मिनिमम 2 सेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या किया गया है, कहा गया है। एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया है, बस इतना लिखा गया है कि 2 सेशन के बीच में जो गैप है वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही चीज़ लिखी गई है और ये इसका कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट या फिर जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से 3 सेशंस होते हैं। तीनों के नाम मैंने आपको बता दिए। अभी कौन सा चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है। अब आर्टिकल की बात करते हैं। बेसिकली जो हाउसेस थे, दोनों हाउस, उन्होंने वॉइस वोट रिजोल्यूशन के हिसाब से 141 MPs को सस्पेंड कर दिया। ऐसा पहले 1989 में हुआ था, राजीव गांधी की सरकार के समय। उस समय लोकसभा में उनके पास 400 से भी अधिक MP थे। उस समय उन्होंने है ना अपनी पावर दिखाने के लिए इस तरीके की चीज़ें की थी, और उस समय भी टोटल 63 MP ही सस्पेंड हुए थे। अगर आप ये नंबर देखें तो इससे डबल से भी ज़्यादा है ना,
2 या 2.3 टाइम्स नंबर जो है सस्पेंड किया गया है इस नंबर से। तो ये जो है बहुत बड़ा पार्लियामेंट्री लॉ माना जाता था 1989 में, जब 63 एमपी राजीव गांधी गवर्नमेंट के समय एक साथ सस्पेंड किए गए थे। और जो अभी इवेंट हुआ है ये न्यू पार्लियामेंट्री लॉ है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में, ठीक है। तो इससे ज़्यादा लॉ नहीं हो सकता, ऐसा जो राइटर हैं वो कह रहे हैं। ऐसा क्यों किया गया? जो अपोजिशन के एमपी थे ऑब्वियसली जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ पार्लियामेंट में उस पे वो सवाल उठा रहे थे, और उनके जो सवाल हैं वो जेन्युइन सवाल थे। वो डिस्कशन चाहते थे कि ये सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या कुछ 6 लोग 5 लोगों को आपने गिरफ्तार कर लिया, एफआईआर कर दी, उससे सारे सवालों को जवाब दिया जा सकता है क्या? ये सारी चीज़ें जो सवाल उठा रहे थे, साथ ही में उसके सिर्फ सवाल ही नहीं उठा रहे थे, स्लोगन भी शाउट कर रहे थे। इसके अलावा प्लेकार्ड्स वेव करना, और बहुत सारे जो एमपीज़ हैं कई तरह के शाउटिंग अलग अलग कर रहे थे। हालांकि जो चीज़ें की जा रही थी वो सभ्य तो नहीं थी, लेकिन जो पनिशमेंट दी गई वो डिसप्रपोर्शनेट थी, है ना। जो पनिशमेंट दी गई एकदम से 92 लोकसभा एमपी को सस्पेंड कर दिया गया और 49 एमपीज़ राज्यसभा में सस्पेंड कर दिए गए। ये जो डिसीज़न था ये डिसप्रपोर्शनेट था और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस भी कहला सकता है। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट डेमोक्रेसी पे अच्छा नहीं होगा। जब भी आप एमपी को सस्पेंड करते हो तो एक एमपी लगभग 5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो उन्हें रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा पार्लियामेंट में, उनके हितों की बात नहीं कर पाएगा इस पूरे सेशन में। तो 5 करोड़ लोगों के अधिकारों का यहाँ पर हनन किया गया है ना, इस तरीके से सस्पेंड करके, वो भी मास सस्पेंशन है। 1-2 लोगों को करते तो समझ में भी आता, 141 लोगों को सस्पेंड किया गया। दूसरा क्या हुआ है, इससे क्या संकेत आएगा? इससे संकेत ये भी मिलेगा कि बस आप सरकार बना लो बहुमत में, उसके बाद अपोजिशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से सस्पेंड कर करके आप सारे बिल पास करवा सकते हो, आधे लोग रहेंगे ही नहीं, कोई शाउट नहीं करेगा, कोई डिबेट नहीं होगी और इजीली सारे बिल पास हो जाएंगे। असेंबली को भी इसी तरह के संकेत दिए जा रहे हैं। जितनी भी रूलिंग पार्टीज़ हैं, है ना, जितनी भी रूलिंग असेंबलीज़ हैं, वो ये सारी चीज़ें, है ना, ये सारे जो भी चीज़ें लोकसभा में होती है वही सारी चीज़ें असेंबली में भी लोग सीखेंगे और इसी तरीके से सरकार को चलाया जाएगा। ये सारी जो प्रोसेस है ये एंटी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इन सारी चीज़ों को, है ना, बेसिकली क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें करने से हमें बचना चाहिए और बहुत जल्दी जो है पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन ला के जो सस्पेंशन है उसे सस्पेंड करने की ज़रूरत है ना। ये सारी चीज़ें गलत प्रेसिडेंट सेट करती है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। बेसिकली यही जो है आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल है न्यू लेसन्स न्यू क्वेश्चंस। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली आर्टिकल एजुकेशन के ऊपर आया है। डिजिटाइजेशन के कारण किस तरीके से एजुकेशन को बेनिफिट हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। इससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा ASER का डेटा इसमें कोट किया गया है और जो डेटा है वो एनरोलमेंट से रिलेटेड डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। परसेप्शन के हिसाब से जस्ट अपोजिट डेटा है। कोविड के बाद जो है जो ASER सर्वे हुआ था, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो आई है, उसका जो डेटा है कोविड-19 के बाद का वो यहाँ पर कोट किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये डेटा प्री के पर्सपेक्टिव से। मेंस में भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन प्री के पर्सपेक्टिव से इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो जनरल परसेप्शन है हमारा कि कोविड के बाद बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट बढ़ गए होंगे, इससे जस्ट अपोजिट डेटा आया है और इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्री पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये डेटा आपको नोट करना है। यूज़ तो आप मेंस में भी कर सकते हैं लेकिन प्री में डायरेक्टली आ सकता है। शुरू करते हैं आर्टिकल। बेसिकली सबसे पहले डिजिटाइजेशन के जो बेनिफिट हैं एजुकेशन में वो किस तरीके से हो रहे हैं उसको समझ लेते हैं। लास्ट मील कनेक्टिविटी, ऑब्वियसली, है ना, कहीं पर भी बैठा हो इंसान, अगर उसके पास मोबाइल है और उसमें इंटरनेट है तो यूट्यूब खोलेगा तो उसमें ढेर सारा कंटेंट है। तो कहीं पर भी बैठा हो अगर इंटरनेट है तो लास्ट मील कनेक्टिविटी वो क्या कर सकता है, जो भी क्वालिटी कंटेंट है यूट्यूब में जो उसके काम का है वो उसको यूज़ कर सकता है, उसे पढ़ सकता है, उससे सीख सकता है। तो लास्ट मील कनेक्टिविटी तो ऑब्वियसली बढ़ ही चुकी है। क्वालिटी एजुकेशन फॉर रूरल पुअर, ऑब्वियसली जो भी क्वालिटी एजुकेशन मिल सकता है ना, हार्वर्ड में पढ़ाए हुए लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब में मिल सकते हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है। जो रूरल पुअर हैं, जो ये सारी चीज़ें अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उन्हें ये एजुकेशन मिल रहा है। तो काफ़ी चीपर एजुकेशन और ईजी एक्सेस, ये सारे क्या होंगे, इसके बेनिफिट होंगे। जैसे हम लोग यूट्यूब में कंटेंट डालते हैं उसी तरीके से लाखों लोग कंटेंट डाल रहे हैं
और ये सारे लोग जो है बेसिकली क्या हो गया है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो चुका है, काफ़ी ही सस्ता मिल रहा है अब जितना भी एजुकेशन वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये इसके बेनिफिट हो जाएंगे। इश्यूज़ क्या हैं, डिजिटल डिवाइड है ना, जिसके पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, वो ये सारा एजुकेशन नहीं ले सकता। तो डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, डिजिटल अवेयरनेस नहीं है ना, तो ये सब सारे इसके इश्यूज़ हो जाएंगे। और कोई स्टैंडर्ड मेजर भी नहीं है ना, जो एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसको मेजर करने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होती, इनफॉर्मल वे है। तो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में वो यही है कि कोई स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए तरीका नहीं है जो भी डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या डेटा की बात कर लेते हैं अब। आर्टिकल में जो मेंशन है, बेसिकली आरटीई के अंदर 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है उसे की गारंटी दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी 21A आर्टिकल के अंदर राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया गया है। कौन सी उम्र के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल की। अगर इस उम्र के कोई भी बच्चे हैं और उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कह सकते हैं कि उनके राइट टू एजुकेशन का वॉल्यूशन हो रहा है। सरकार तुरंत जो है उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी अपने कॉस्ट पर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। आरटी के हिसाब से एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए प्रोवाइड करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो डेटा है ASER का 2018 का डेटा यहाँ पर कोट किया गया है। 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे मतलब पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों का, उनके जो एनरोलमेंट है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। उनका जो एनरोलमेंट है वो देखें तो 97.2% 2018 में डेटा दिखाई दे रहा है 1 से 8वीं तक के बच्चों का। जो लोग एनरोल नहीं कर रहे हैं उनका परसेंटेज कितना है, 2.8% ऐसे बच्चों का परसेंटेज है जो एजुकेशन में एनरोल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अगर देखें सेकेंडरी एजुकेशन में तो सरकार के द्वारा बहुत सारे एफर्ट लगाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में शुरू किया गया था, जिसके थ्रू सेकेंडरी एजुकेशन के एक्सेस को बढ़ावा दिया गया था। हाँ, उसी के हिसाब से है ना एनरोलमेंट बढ़ाने की कोशिश की गई थी इन्हीं सारे जो स्कीम है इसके थ्रू। पर अगर आप देखें तो ओवरऑल एनरोलमेंट सेकेंडरी मतलब 9वीं से 12वीं तक के एजुकेशन की बात करें तो उसमें एनरोलमेंट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा है। पहले एनरोलमेंट जो है 84% के आसपास था, अभी जो एनरोलमेंट है 87% है। जो बच्चे अभी भी एनरोल नहीं हो रहे हैं, अगर आप देखें 2010 और 2018 के डेटा के बीच में, 2010 और 2018 का द प्रपोर्शन ऑफ 15-16 ईयर ओल्ड करेंटली नॉट एनरोल इन स्कूल फेल फ्रॉम 16% टू 13%। जो 15-16 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे हैं जो अभी एनरोल नहीं हो रहे हैं, पहले 2010 में ऐसे बच्चे कितने प्रतिशत थे, 16% बच्चे थे जिनका एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा था। और 2018 में कितने परसेंट हैं, 13% है। इसका मतलब अभी भी 13% ऐसे बच्चे हैं जो एनरोल नहीं हो रहे। तो ना एनरोल होने का जो परसेंटेज है वो कितना कम हुआ है, केवल 3% कम हुआ है, जो कि बहुत ही स्लो रेट है। अब बात करते हैं कोविड के बाद के समय की। उस समय जो स्कूलिंग है वो ऑलमोस्ट इंडिया में 2 साल के लिए बंद हो चुकी थी। 2 साल तक के बच्चे स्कूल नहीं गए, बच्चों ने ऑप्ट किया डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, बहुत सारे स्कूल डिजिटल चले गए, उन्होंने डिजिटली बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की और बच्चे घर से ही पढ़ाई कर रहे थे। स्कूल अगर देखें तो लगभग इंडिया में 2 साल तक के स्कूल बंद रहे हैं कोविड के समय में। अगर आप डेटा की बात करें तो जनरल परसेप्शन क्या होगा, चूँकि बच्चे 2 साल तक स्कूल बंद था और पढ़ नहीं रहे थे, तो हो सकता है कि बच्चे जो है पढ़ाई छोड़ चुके हों और ड्रॉप आउट होने के चांसेस बढ़ गए हों। एनरोलमेंट ऑब्वियसली कम हो जाना है क्योंकि ड्रॉप आउट बढ़ जाना है। साथ ही में लोगों की लाइवलीहुड ख़त्म हो गई थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, बिजनेस करने के लिए कोई पैसा नहीं था, उनके सैलरी आना बंद हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। इन सारे इश्यूज़ के बीच में है ना फ़ीस देना स्कूल की क्या पॉसिबल लग रहा है आपको, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो इस कारण से बहुत सारे बच्चों की जो स्कूल एजुकेशन है उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा होगा। ये हमारा क्या है, जनरल परसेप्शन है और यही लॉजिक भी कहता है कि ASER का जो डेटा आएगा कोविड के बाद का वो क्या कहता है कि जो एनरोलमेंट होंगे वो कम हो जाएंगे, जो ड्रॉप आउट होंगे वो बढ़ जाएंगे। 2020 के ASER के डेटा की बात करते हैं जिसमें ये देखा गया है कि एनरोलमेंट माइनर इंक्रीज़ हुआ है,
2020-21 में, और वो भी किस एज ग्रुप के बच्चों का, 6 से 10वीं के बच्चों का। 2022 के डेटा की बात करें तो 6 से 14 साल के बच्चे जो एनरोल नहीं हैं स्कूल में, उनकी संख्या 1.6% हो गई है। इसका मतलब जो एनरोलमेंट रेशियो है वो कितना हो चुका है अब, 98.4%, जो कि 97.2% था 2018 में। कोविड के बाद में वो 98% हो गया, एनरोलमेंट बढ़ गया है। जो बच्चे एनरोल नहीं हैं उनका परसेंटेज केवल 1.6% रह गया है। ये डेटा काफ़ी हार्टनिंग है। ये दिखा रहा है कि जो एनरोलमेंट है कोविड के बावजूद भी डिजिटाइजेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। एजुकेशन अब आसान हो चुका है। इसी तरीके का डेटा 15 से 16 साल के बच्चों के लिए भी आया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो 16% 2010 में था जो बच्चे एनरोल्ड नहीं थे स्कूल में 9वीं 10वीं क्लास में, और 2020 में देखें तो ये 9.9% केवल ऐसे बच्चे हो गए जो एनरोल्ड नहीं थे 9th और 10th क्लास में। ये ज़्यादा जो है बेहतर डेटा था। और 2022 में ये देखें कोविड के बाद में, तो ये जो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है जो एनरोल नहीं है, इसका मतलब 7.5 ऐसे % बच्चे थे जो एनरोल नहीं हैं। मतलब 92.5% एनरोलमेंट हो चुका था। कहाँ पर, 9th और 10th क्लास में। ठीक है, इतना परसेंट एनरोलमेंट था। इसके पहले 84% था जब 16% ड्रॉप आउट था 2010 में। तो 12 सालों में कितना परसेंटेज एनरोलमेंट बढ़ा है, 8.5%। और हम लोग नियर टू 100% पहुँचने लगे हैं सेकेंडरी स्कूल में, जो कि ज़्यादा जो है हमारे लिए हार्टनिंग है। अगर हम दूसरा पॉजिटिव चेंज की बात करें, कोविड ईयर में जो पेनिट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन है रूरल इंडिया में वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। अगर आप 2018 की बात करें तो केवल 36% रूरल हाउस होल्ड के पास स्मार्टफोन था। वहीं 2022 की बात करेंगे तो 74.8% स्मार्टफोन रूरल लोगों तक पहुंच चुका है 2022 में। चूँकि ये परसेंटेज ऑफ स्मार्टफोन पेनिट्रेशन 74.8% हो गया है वो रूरल एरिया में, तो ये बताता है कि डिजिटाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। और जो डिजिटाइजेशन के कारण एजुकेशन का एक्सेस है वो भी रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसी के कारण जो एनरोलमेंट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ये डेटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली इस आर्टिकल में यही बात की गई है कि जो एजुकेशन का एनरोलमेंट है वो तो काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन अब हमें क्वालिटी पे फोकस करने की ज़रूरत है। किस तरह का जो एजुकेशन है बच्चों को मिल रहा है, क्या वो रीड कर पा रहे हैं, क्या वो लिख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें मेजर करने की और फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक चीज़ जो हमारी रह गई है वो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ASER के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। प्रीलिम्स में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बेसिकली जो ASER रिपोर्ट है वो कौन रिलीज़ करता है, NGO रिलीज़ करता है। एनुअल रिपोर्ट है, NGO प्रथम के द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। इट इज़ एन एनुअल रिपोर्ट सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे aims to understand whether children in rural India are enrolled in school or learning in school। बेसिकली ये एनुअल रिपोर्ट है। जो सर्वे है वो कौन करता है, सिटीजन लेड हाउस होल्ड सर्वे किया जाता है, जिसमें मेन एम क्या है, जितने भी रूरल इंडिया में चिल्ड्रन हैं क्या वो स्कूल जा रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं, और क्या वो स्कूल में प्रॉपर चीज़ें सीख रहे हैं, उनकी लर्निंग के बारे में भी डेटा आता है। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी और सारे रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया को इसमें कवर किया जाता है। अगर देखें तो ऑल इंडिया लेवल पर ये सबसे बड़ा सिटीज़न लेड हाउस होल्ड सर्वे है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ASER के बारे में। एक आध ऑप्शन में आपको ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा एक लास्ट टर्म है डिजिटल डिविडेंड, इसको और समझने की ज़रूरत है। डिजिटल डिविडेंड बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल, अपने मेंस के आंसर में इसे यूज़ कर सकते हो। डिजिटल डिविडेंड का मतलब क्या है, डिजिटाइजेशन से होने वाले जो बेनिफिट हैं उसे क्या कहा जाता है, डिजिटल डिविडेंड। और जो होने वाले बेनिफिट हैं वो मैक्सिमम बेनिफिट हम नहीं ले पा रहे हैं, उसके कारण क्या है, डिजिटल डिवाइड
है ना। डिजिटल डिवाइड मतलब हैव और हैव नॉट, कुछ लोगों के पास मोबाइल है, कुछ लोगों के पास नहीं है, सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, सबके पास मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें नहीं है, इसके कारण डिजिटल डिवाइड हो गया है, हैव और हैव नॉट क्रिएट हो गया है, पहला। दूसरा, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, अगर स्मार्टफोन है भी तो उनके पास ये लिटरेसी नहीं है। तो डिजिटल डिविडेंड के जो पोटेंशियल हैं उसको कौन अचीव होने से रोक रहा है, ये सारे इश्यूज़, और भी कई सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, ये वर्ड को आप मैक्सिमम यूज़ करिए। सिमिलर टू किसके है ये, डेमोग्राफिक डिविडेंड के। डेमोग्राफिक डिविडेंड भी इसी तरीके की चीज़ होती है। इसमें डेमोग्राफी मतलब जो पॉपुलेशन होते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन जिसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है उसको कई सारे बेनिफिट्स होते हैं इकॉनमी ग्रोथ बढ़ाने के लिए। उसी तरीके से डिजिटल से जो होने वाले बेनिफिट है उसे डिजिटल डिविडेंड कहा जाता है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। यही हमारा आर्टिकल था। प्री और मेंस सारे एस्पेक्ट हमने इसमें कवर कर लिए। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।